अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस केबी। हम इसके बारे में बात करेंगे। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस केबी के बाद हम पीकेबी को डिस्कस करेंगे। देन कॉमन आयन इफेक्ट है, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस है और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वगैरह। हम रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम के उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, जहाँ तक हो सका। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस के बी हमने के ए पढ़ा था, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस सिमिलर उसी तरह होगा बिल्कुल। हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो केसी से आएगा। हम कोई भी जनरल बेस कंसिडर कर लेते हैं और बेस वाटर में आयोनाइज होगी। हमें मालूम है बेस क्या चीज़ है, विच एब्स्ट्रैक्ट एच पॉजिटिव आयन। बेस ने H पॉजिटिव आयन लिया, BH पॉजिटिव बन गया प्लस OH नेगेटिव आयन। अगर मैं इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ BH पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव और कंसंट्रेशन ऑफ बेस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ BH पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव ओवर कंसंट्रेशन ऑफ बेस। इसे हम कहेंगे Kb, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो हमारे पास Kb का एक्सप्रेशन हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ BH पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। अब हमारे पास Kb हम वीक बेस के लिए यूज़ करेंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेसिस, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। उसके बाद हमारे पास है Pk और Pkb। अगर हम नेगेटिव लॉग लेंगे माइनस लॉग ऑफ Ka इज कॉल्ड Pka। इसी तरह नेगेटिव लॉग ऑफ Kb इज कॉल्ड Pkb, इसे हम Pkb कहते हैं। और अगर किसी एसिड के लिए डिफरेंस Pk का डिफरेंस दो एसिड्स के लिए अगर 1 है तो एसिड विद लो Pk वैल्यू इज 10 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द एसिड विद हायर Pk वैल्यू। कितना? 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। अगर किसी दो एसिड्स की Pk का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। तो हमें मालूम है लार्जर द Pk वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। तो एसिड विद लो Pk वैल्यू इज 10 टाइम स्ट्रॉन्गर। उसके बाद आपने याद रखना है अगर हमारे पास Pka का डिफरेंस इज 2, ठीक है, अगर Pk का डिफरेंस 2 हो दो एसिड्स के दरमियान तो इसका मतलब है एसिड विद लोअर Pk वैल्यू इज 100 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द एसिड विद लार्जर Pk वैल्यू, ठीक है। कितना? 100 टाइम स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास Pkb इतनी बात है। आपने यहाँ रिलेशन याद रखने हैं कि Pk, Kb और Pkb का क्या रिलेशन है और इनका एसिड की स्ट्रेंथ से क्या रिलेशन है, ठीक है। हमें मालूम है K वैल्यू लार्ज होगी तो Pk वैल्यू स्मॉल होगी तो Pk वैल्यू लार्ज होगी, ठीक है। K वैल्यू लार्ज होगी तो Pk वैल्यू स्मॉल हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अगर K वैल्यू लार्ज होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और Pk वैल्यू स्मॉल होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। Kb की वैल्यू लार्ज होगी तो स्ट्रॉन्ग बेस होगी, Pkb की वैल्यू स्मॉल होगी तो बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस होगी। उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट है ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस। ब्रॉन्स्टेड एसिड हम किसे कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस किसे कहेंगे? हम बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस के बारे में। ब्रॉन्स्टेड एसिड H पॉजिटिव आयन डोनर इज एसिड।
ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है? H पॉजिटिव आयन सेप्टर ब्रॉन्स्टेड बेस है। अब कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, कोई भी एग्जाम्पल। मसलन मेरे पास अमोनिया है NH3, अगर मैं वाटर में डिज़ोल्व करता हूँ, NH3 ने वाटर से H पॉजिटिव आयन लिया यूजिंग लॉन पेयर, बनाया NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो यहाँ पे अमोनिया क्या है? अमोनिया ने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट किया, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। वाटर ने H पॉजिटिव आयन दिया, एसिड। ठीक है, ये क्या हो गई? ये बेस हो गई, ये एसिड हो गया। अगर मैं लिख लेता हूं HCl प्लस H2O, अब वाटर का ऑक्सीजन लॉन पेयर यूज करते हुए HCl से H पॉजिटिव लेगा, बनाएगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव आयन वाटर ने लिया, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड, सॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस, वाटर ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर इज बेस, HCl ने H पॉजिटिव दिया, ये एसिड। तो वाटर यहाँ पे एसिड और वाटर यहाँ पे बेस। ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट में हम ये देखेंगे किसने प्रोटॉन दिया, किसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, यहाँ वाटर बेस होगा, यहाँ वाटर एसिड होगा, हम इस तरह नहीं देखेंगे ये चीज़ एसिड होगी या ये बेस होगी। अपना अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, उसका फॉर्मूला देख के नहीं देखेंगे, उसकी आयोनाइजेशन की इक्वेशन देखेंगे, कौन सी चीज़ प्रोटॉन दे रही है, कौन सी चीज़ प्रोटॉन ले रही है। प्रोटॉन डोनर इज एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस, कुछ भी हो। अमोनिया के साथ वाटर ने प्रोटॉन दिया, जबकि HCl के साथ वाटर ने प्रोटॉन लिया है। तो ये यहाँ एसिड है, यहाँ पे बेस है, और जो चीज़ दोनों के तौर पे एक्ट करेगी ऐसी स्पीशी को हम कहेंगे एम्फोटेरिक। तो वाटर इज एम्फोटेरिक, वाटर यहाँ पे एम्फोटेरिक है। इट एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस। अब यहाँ पे जब भी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शन होगा तो जो बनने वाली स्पीशी है वो भी क्या होगी? एक एसिड दूसरी बेस होगी। ठीक है, अमोनिया ने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट किया, अमोनिया बेस थी। अमोनिया ने बनाया NH4 पॉजिटिव आयन, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के पास एक प्रोटॉन है जो कि ये दे सकता है, ये प्रोटॉन डोनर है अमोनियम आयन। तो ये क्या है? ये एसिड है। क्या है? अमोनिया बेस अमोनियम आयन में चेंज हुई, वो आयन क्या है? वो आयन एक एसिड है। वाटर एक एसिड था, इसने यहाँ एसिड के तौर पे एक्ट किया। जब इसने H पॉजिटिव आयन दे दिया तो रिमेनिंग क्या बचा? OH नेगेटिव आयन। और OH नेगेटिव आयन की एबिलिटी है टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो ये OH नेगेटिव आयन क्या है? ये बेस है। बेस से एसिड बना, एसिड से बेस बनी। व्हेन बेस एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन इट फॉर्म एसिड एंड दिस एसिड इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ बेस। इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। क्या कहेंगे? conjugate acid of base. When acid donate its H positive ion, the anion left behind is called conjugate base of acid. जब कोई एसिड अपना H पॉजिटिव आयन दे देता है तो उसका एनाइन बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल
अगर एसिड HCl होगा बचने वाला आयन Cl नेगेटिव आयन। अगर ये HBr होगा तो यहाँ बचेगा Br नेगेटिव आयन। अगर ये H2SO4 होगा तो H पॉजिटिव देने के बाद बचेगा SO4-2। अगर ये HNO3 होगा तो यहाँ बचेगा NO3 नेगेटिव। अगर ये एसिटिक एसिड है COOH तो यहाँ बचेगा COOH COO नेगेटिव आयन। ये सब क्या है? ये इन एसिड्स की कॉन्जुगेट बेस है। क्या चीज़ है? कॉन्जुगेट बेसिस है। When acid donate H positive ion, the anion left behind is called conjugate base, और इसको हम कहेंगे conjugate acid base pair। तो conjugate acid और conjugate base की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। किसी भी एसिड के लिए हम उसकी conjugate base या base का conjugate acid लिख सकें। और करना क्या है? बेस का conjugate acid क्या होता है? When base accept H positive ion, the cation formed is a conjugate acid of base। किसी भी बेस ने जब H पॉजिटिव आयन ले लिया तो जो कैटाइन बनेगा वो उस बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। वाटर बेस थी, H पॉजिटिव लेके H3O पॉजिटिव आयन बनाया, ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया इस बेस का। NH3 बेस थी, NH4 पॉजिटिव आयन कॉन्जुगेट एसिड हो गया उसका। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस स्ट्रेंथ की। Ka मल्टीप्लाई बाई Kb इज इक्वल टू Kw। ये रिलेशनशिप है हमारे पास। और दूसरा रिलेशनशिप है हमारे पास pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw, जो कि इससे ड्राइव होता है। लॉग ले लें अगर इसका, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b हो जाता है, इसलिए pK प्लस pKb इज इक्वल टू pKw होता है। अब अगर हम कॉन्जुगेट एसिड बेस की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है, ये दो रिलेशनशिप भी आपने याद रखने। K मल्टीप्लाई बाई Kb इज इक्वल टू Kw, pK प्लस pKb इज इक्वल टू pKw। कॉन्जुगेट एसिड बेस की स्ट्रेंथ कैसी होगी? वाटर कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग या वीक? वाटर इज अ वीक एसिड। कैसा एसिड? वीक एसिड। इसकी बहुत अच्छी एबिलिटी नहीं है H पॉजिटिव आयन देने की। इस वीक एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस बनी है वो क्या है? OH नेगेटिव आयन। कैसी बेस होते हैं? वो हाइड्रोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो एक वीक एसिड की कॉन्जुगेट बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। एक वीक एसिड की कॉन्जुगेट बेस कैसी है? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अमोनिया इज अ वीक बेस। अमोनिया एक वीक बेस है। अमोनियम आयन स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं, इजीली H पॉजिटिव आयन देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम यहाँ आ जाते हैं, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन Cl नेगेटिव आयन की एबिलिटी H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने की बहुत कम है। ये एक वीक बेस है। ये एक वीक बेस है। वाटर इज अ वीक बेस, लेकिन H3O पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब है हम कोई भी एसिड या बेस पेयर उठाएं और उसका कॉन्जुगेट एसिड बेस बनाएं। एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड की बेस हमेशा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होगी, एक वीक एसिड की कॉन्जुगेट बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होगी। इसी तरह एक वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और एक स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड
वीक होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मज़ीद एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एसिटिक एसिड वीक एसिड। हमने रिएक्शन करवाया, बनेगा क्या, OH नेगेटिव ने यहाँ से H पॉजिटिव लिया, वाटर बना लिया। एसिड ने H पॉजिटिव दिया, बेस ने OH नेगेटिव, वाटर बन गया। अब ये किसी भी एसिड बेस पेयर में हम अप्लाई करते हैं, यहाँ से बच गया CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस, बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड वाटर एक वीक एसिड। एक वीक एसिड लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन स्ट्रॉन्ग बेस है, वो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, 4H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, 4H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की एक स्ट्रॉन्ग बेस की का कॉन्जुगेट एसिड वीक है और एक वीक एसिड की कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे पास कैसा रिलेशन होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का, Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। एक वीक एसिड की कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्जुगेट बेस वीक होगी, ठीक है। इनका इनवर्स रिलेशनशिप होगा। सिंपली हम कह सकते हैं एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस, बाकी अपोजिट कर दें, वीक एसिड तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस वीक कॉन्जुगेट एसिड, उलट कर दें, वीक बेस तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, हाउ इट वर्क, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, उसकी भी बात करते हैं थोड़ी सी। कॉमन आयन इफेक्ट हम कहते हैं सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। मेरे पास एक बीकर हो और उसमें NaCl मौजूद हो, डिसॉल्व हो Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन। अगर मैं इस बीकर में इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं इस बीकर में ऐड करूं, फॉर एग्जांपल HCl में ऐड कर देता हूं, इट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। सॉल्यूशन में क्या होगा, जब मैं HCl डिसॉल्व करूंगा तो इस सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन इंक्रीजेस, और Cl नेगेटिव आयन NaCl में भी मौजूद है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन द रिएक्शन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट गोज टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। इसमें से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। HCl NaCl से स्ट्रॉन्ग है तो ये रिएक्शन रिवर्स जाएगा और उसकी वजह से NaCl सॉलिड होना शुरू हो जाएगा, दोबारा सॉलिडिफाई हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, इसे हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। When degree of ionization of weak electrolyte suppressed by addition of a strong electrolyte having common ion. अब what is the application of common ion effect? प्यूरिफाई कर सकते हैं हम चीज़ों को।
मैं NaCl प्यूरीफाई करना चाहता हूँ, इसकी सबसे कॉमन एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। उसमें मज़ीद सॉल्ट मौजूद है, मैं चाहता हूँ मैं NaCl को प्यूरीफाई करूँ, उसमें कुछ और इम्प्योरिटीज़ हैं, मैं वाटर में डिज़ोल्व करूँ और उसमें से HCl गैस पास कर दूँ। व्हेन वी पास द HCl गैस, ये रिएक्शन रिवर्स होगा, NaCl सॉलिडिफाई होगा जो कि 100% प्योर होगा। HCl गैस हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं प्यूरिफिकेशन में? H2SO4 प्लस NaCl के रिएक्शन से Na2SO4 प्लस HCl गैस प्रोड्यूस होगी, जो कि हम पास करते हैं थ्रू दिस सॉल्यूशन। 2 NaCl यहाँ 2 HCl हो जाएगा। For purification of NaCl by using common ion effect, common ion effect, and HCl gas is prepared by reaction of H2SO4 NaCl in a separate different reaction flask। अलग रिएक्शन फ्लास्क में प्रिपेयर करते हैं जो कि इस सॉल्यूशन में से पास करते हैं HCl गैस। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट है। सिंपली आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। किसी भी दो इक्वेशंस में आपको पता होना चाहिए कौन सा आयन कॉमन आयन है, आप कौन सा आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, कौन सा रिएक्शन रिवर्स होगा। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। हम बफर सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि हमें क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए बफर सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहली बात, व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन? which resist the change of pH, resist change of pH when a small amount of acid or base is added। कब resist करेगा? when a small amount of acid or बेस इज एडिड। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड की जाए तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि रेजिस्ट करे चेंज ऑफ पीएच को, उसे हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। अब बफर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी, बफर हैज़ डिफाइंड पीएच। बफर की एक डिफाइंड पीएच होगी। ठीक है, एक फिक्स पीएच का बफर होता है, उसकी एक डिफाइंड पीएच होती है। पीएच ऑफ बफर इज नॉट इफेक्टेड बाय टाइम। टाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, नॉट इफेक्टेड बाय टाइम, नॉट चेंज्ड ऑन एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अ बेस। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस cannot affect pH, cannot change pH. It only change when small amount of it slightly change, slightly when strong acid और strong base is added। अगर ये strong acid या strong base ऐड किया जाए, weak acid की small amount इसमें कोई चेंज नहीं लाएगी। अगर कोई strong acid या strong base ऐड करेंगे, ठीक है, तो स्लाइड चेंज आएगा। ये है हमारे पास बफर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ बफर्स? तो भाई बफर की एप्लीकेशंस या बफर के यूज़ क्या हैं? बेशुमार इस्तेमाल हैं। यूज़ इन लेबॉर्ट्री, ह्यूमन ब्लड या ह्यूमन बॉडी में ब्लड की पीएच 7.35 है। इफ़ इट लोअर्स 7 तक इंसान की डेथ हो जाती है। अगर ये इंक्रीज़ हो जाए तो अप टू 8 पे पहुंचने पे इंसान वफात आ जाएगा। ठीक है, तो पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ नेचुरली मेंटेन्ड। ठीक है, हमारी बॉडी से मेंटेन किए हुए। लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं बफर प्रिजर्व करने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बफर की बेशुमार एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। ठीक है, उसमें से कॉमन यही है।
उसके बाद हमें पता होना चाहिए हाउ बफर इज़ प्रिपेयर्ड, बफर किस चीज़ से बना हुआ होगा या कैसे बनेगा। बफर इज़ प्रिपेयर्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड, एक वीक एसिड एंड सॉल्ट of weak acid with strong base and salt of it with strong base। एक वीक एसिड और उस वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होना चाहिए बफर में, इससे बनेगा बफर। और ऐसे बफर को कहेंगे एसिडिक बफर। बफर प्रिपेयर्ड बाय वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड एसिडिक बफर। फॉर एग्जाम्पल, एक वीक एसिड है CH3COOH, बफर में एक वीक एसिड होना चाहिए, ये आ गया वीक एसिड। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इस एसिड का, इस वीक एसिड का एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊँ बनेगा सॉल्ट एंड वाटर, और वो सॉल्ट क्या होगा, CH3COONA प्लस H2O बनेगा, ये सॉल्ट है। अब ये जो सॉल्ट है ये एक वीक एसिड का एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है। ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक बफर में क्या होगा, एसिडिक बफर में वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब ऐसा क्यों चाहिए, क्योंकि हमें हाईली आयोनाइजेबल सॉल्ट चाहिए, ऐसा सॉल्ट जो कि लार्ज एक्सटेंट में आयोनाइज हो। और किसी भी वीक एसिड का अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बनाएंगे, ये सॉल्ट लार्ज एक्सटेंट में आयोनाइज होगा, 100% आयोनाइजेशन होगी इसकी। Na पॉजिटिव आयन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, फॉर इट डिजॉल्व होकर आयोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर हैज़ pH लेस देन 7। एसिडिक बफर की pH कहाँ होगी, 7 से कम होगी। दूसरा है हमारे पास बेसिक बफर। बेसिक बफर has pH greater than 7. Basic buffer is prepared by weak base and salt of it with strong acid. एक वीक बेस और उसी वीक बेस का एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ले लेता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये आ गई एक वीक बेस। अमोनिया इज़ अ वीक बेस, अमोनिया सॉल्यूशन ले लिया हमने। अब दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, मिक्स विद सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। NH4OH वीक बेस आ गई, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मैं एसिड बेस रिएक्शन करवाऊँ तो सॉल्ट बनेगा NH4Cl प्लस H2O, वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये इसका सॉल्ट हो गया, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये हो गया सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ NH4Cl आ जाएगा, NH4OH ओवर NH4Cl मिक्सचर, ये बेसिक बफर बनाएगा विद pH मोर देन 7। ठीक है, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर formation of buffer, salt is weak acid and salt of it with a strong base, weak base or salt of it with a strong acid। इसके बाद है what is buffer action। बफर एक्शन आपको पता होना चाहिए, बफर एक्शन क्या है। बफर एक्शन कैपेबिलिटी ऑफ बफर है टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ pH। ठीक है, बफर
पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है, उस कैपेबिलिटी को हम बफर एक्शन कहेंगे। उसकी दो इक्वेशन है छोटी सी, वो देख लीजिएगा, हाउ बफर एक्ट या हाउ बफर वर्क। ठीक है, जब हम एसिड ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो एनाइन जनरेट करता है एसिड के, और जो वीक एसिड का रिएक्शन है वो रिवर्स चला जाता है। एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और जब एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी पीएच अगेन मेंटेन रहेगी। ठीक है, एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड डिक्रीजेस। दूसरा, जब हम बेस ऐड करते हैं, ठीक है, वो एसिड का H पॉजिटिव आयन लेगी एंड चेंज इनटू वाटर, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, और इस वजह से कोई चेंज नहीं आएगा पीएच में। अब इसके बाद आपको मालूम होनी चाहिए इक्वेशन टू कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर, और उसे कहते हैं हेंडरसन इक्वेशंस। Henderson's equation is used to calculate pH of buffer solution, and pH is equal to pKa plus log of concentration of salt divided by concentration of acid। ये इक्वेशन है टू कैलकुलेट पीएच ऑफ एसिडिक बफर, और इसे हम कहेंगे हेंडरसन इक्वेशन। अब अगर बफर बेसिक होगा तो पीएच के बजाय पीओएच हो जाएगी उसकी, पीओएच इज इक्वल टू पीके के बजाय हो जाएगा पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई फॉर बेसिक बफर। तो आपको ये दोनों इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। अब अगर कह दिया जाए कि पीएच क्या है, कंसंट्रेशन गिवन हो सॉल्ट की, एसिड की, पीके वैल्यू मालूम हो, गिवन हो, तो आप यहाँ से पीएच किसी भी बफर की कैलकुलेट कर सकते हैं, या पीएच गिवन हो और इनमें से कोई वैल्यू कम हो तो सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू इसमें पुट करके हम वो कैलकुलेट कर सकेंगे। जी, तो यहाँ पे हमने कहा कि ये हमारे पास इक्वेशन है हेंडरसन इक्वेशन फॉर पीएच ऑफ एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। अब ये इक्वेशन शो क्या कर रही है, इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है, इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है पीएच ऑफ बफर डिपेंड अपॉन pKa ऑफ एसिड एंड रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड यूज्ड टू प्रिपेयर बफर। क्योंकि हमने कहा एसिडिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। किस रेशियो में हमने सॉल्ट और एसिड को मिक्स किया, और क्या pKa वैल्यू है एसिड की। ठीक है, तो इससे मालूम क्या चल रहा है, pH ऑफ बफर डिपेंड्स ऑन pKa ऑफ एसिड और pKb ऑफ बेस फॉर बेसिक बफर। ठीक है, एंड रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। और मुझे यहाँ से ये पता चलता है कि इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, इफ़ वी टेक इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड, then pH of buffer only depend upon pKa. It only depend on pKa of acid. तो ये सिर्फ pKa पे डिपेंड करेगी। अगर बेसिक बफर है तो इट डिपेंड अपॉन pKa। जी स्टूडेंट्स, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी, उनको हम देख लेते हैं। कुछ सिंपल से क्वेश्चन है कि क्या होना चाहिए। हमारे पास पहला सवाल है, if NaOH is added to solution of acetic acid then, अगर हम एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में NaOH ऐड करेंगे तो क्या होगा, pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। भाई अल्कली ऐड कर रहे हैं, pH सॉल्यूशन डिक्रीज नहीं हो सकती, pH ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, NaOH एक बेस है। अल्कली की एडिशन पे pH हमें मालूम है, pH स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14 एंड अबव 7 इज़ अ बेसिक pH अल्कलाइन। तो pH मूव करेगी टुवर्ड 14,
इंक्रीजेस, वैल्यू इंक्रीज होगी। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज नहीं, OH नेगेटिव एसिड के H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी। एसीटेट आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज जब एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद NaOH प्रोड्यूस सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, तो एसीटेट आयन बढ़ रहे होंगे, सोडियम एसीटेट बढ़ रहा होगा, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी क्योंकि एसिड का H पॉजिटिव आयन बेस निकालती जाएगी और इन आयन की तादाद बढ़ेगी, तो ऑप्शन हमारे पास सी बनेगा। एसिड कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं, ये डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ KW ऑफ वाटर। वाटर के KW का यूनिट क्या होगा? KW क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, और कंसंट्रेशन इन मोल पर DM क्यूब। हमारे पास KW का एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, मोल पर DM क्यूब, मोल पर DM क्यूब हो जाएगा मोल स्क्वायर DM -6, पहला नहीं है, मोल स्क्वायर DM -6, ये है इसका आंसर। कॉमन आयन इफेक्ट फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। कॉमन आयन इफेक्ट की एक एप्लीकेशन हमने पीछे बात की, इट इज़ यूज्ड फॉर प्योरीफिकेशन। इसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ी और मेन एप्लीकेशन है वो है सॉल्ट एनालिसिस। सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में जो आपने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा, सॉल्ट एनालिसिस में डिटेक्शन ऑफ आयंस, ठीक है, इसके लिए यूज़ होते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट की बेस पे समटाइम हम प्रेसिपिटेट आउट करवाते हैं कुछ आयंस को और हमें पता चलता है उन आयंस की एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस का। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो सॉल्ट एनालिसिस में है। और ये कौन सा एनालिसिस होता है? आइडेंटिफाई करें अगर हम किसी चीज़ को, इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो कॉमन आयन इफेक्ट फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन क्वांटिटेटिव नहीं, इट फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑफ KClO3 इन वाटर इज सप्रेस्ड बाय। हम देखेंगे यहाँ पे कॉमन आयन कौन सा है और किस में मौजूद है। मोस्टली मेटल आयन की सॉल्युबिलिटी हाई होती है, हम एन आयन को प्रेफर करेंगे कि एन आयन अगर कॉमन आयन मौजूद है तो हम उस चीज़ को सिलेक्ट करें। KMnO4 इसमें पोटासियम कॉमन आयन मौजूद है, KCl में भी पोटासियम मौजूद है, NaCl इसमें कोई भी आयन मौजूद नहीं है ऐसा। NaClO3 इसमें Na पॉजिटिव ClO3 नेगेटिव आयन है, तो हम NaClO3 चूज़ करेंगे। ClO3 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो KClO3 की आयोनाइजेशन सप्रेस होगी। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, एक टॉपिक है हमारे पास और हम नेक्स्ट यूनिट भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।